चैप्टर 11 बॉबी कुमार का नया घर। RM एम्परर्स मॉल में बॉबी कुमार की शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। मॉल में आते जाते लोगों की क्यूरियस निगाहों के बीच वो अपनी जेटा कार की तरफ बढ़ा और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां तक एस्कॉर्ट कर रहे थे। गार्ड अंदर ही अंदर थोड़ा शॉक्ड थे। इतना अमीर लड़का और गाड़ी जेटा, क्या सच में अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं? उनकी सोच जैसे उलझ गई हो। बॉबी ने जाते जाते कैप्टन राय के हाथ में 2000 रुपए रखे आपके लिए, लेकिन कैप्टन राय ने तुरंत मना कर दिया, यह हमारा काम है मिस्टर बॉबी। बस इतना जान लीजिए कि अब से हमारी सिक्योरिटी कंपनी की प्रोटेक्शन आपको हर ब्रांच में मिलेगी। अगली बार सीधे VIP पार्किंग में आइए, हमें आपकी अराइवल की जानकारी मिल जाएगी। असल में कैप्टन राय को अपने हैंडलर से अर्जेंट मैसेज मिला था, इस लड़के की सिक्योरिटी अब उनकी प्रायोरिटी है। वो समझ गया कि बात कितनी सीरियस है। अगर आप कहते हैं तो फिर मिलेंगे, बॉबी ने कहा और चला गया। चारों गार्ड कुछ सेकेंड तक स्टंट खड़े रहे। तुम्हें नहीं लगता मिस्टर बॉबी थोड़ा अलग है? एक बोला। हाँ, कब किसी अमीर आदमी ने हमारे साथ ऐसा इंसानी व्यवहार किया? दूसरे ने जवाब दिया। कैप्टन राय ने बात खत्म की, मिस्टर बॉबी रेयर है। चलो अब रिपोर्ट जमा करते हैं और अपनी ड्यूटी पर वापस चलते हैं। नया घर, नई शुरुआत। अपनी शॉपिंग से खुश बॉबी अब अपने नए घर को देखने एक्साइटेड था। उसने मैनेजर राहुल को कॉल करके अपनी अराइवल की इन्फो दी। 3 मंजिल की विला के मेन ऑफिस में एक वेल ड्रेस्ड आदमी बिना नॉक किए अंदर घुसा। बाहर बैठी सेक्रेटरी ने बस हाथ हिला दिया, ये रोज की बात थी। उस बड़े ग्लास डेस्क के पीछे बैठे थे अनिकेत शर्मा, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और स्लीपिंग ड्रैगन विला की ओरिजिनल सिक्योरिटी टीम में से एक। वो और मैनेजर राहुल अच्छे दोस्त थे। आज उनका एक सपना पूरा होने जा रहा था। मिस्टर बॉबी रास्ते में है? अनिकेत ने पूछा। मैनेजर राहुल ने मजाक में कहा, थोड़ी इज्जत दे दिया कर मुझे, मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का मैनेजर। अनिकेत हंसा, तेरा बूस्टिंग टाइम बचाने के लिए सीधा पूछ लिया। वैसे 2 हफ्ते की ग्रोसरीज भेज दी गई हैं। लैम्बोर्गिनी कंपनी के पैकेजेस तुम संभाल लो, उसी बहाने इंट्रो भी हो जाएगा। हैंडओवर यहीं करेंगे, फिर साथ में चलेंगे विला तक। कि सिर्फ फोटो, नाम और ID देखी थी और कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फो नहीं मिली थी। उन्हें डर था कहीं क्लाइंट बहुत डिमांडिंग न निकले। लेकिन अनिकेत शर्मा काफी क्यूरियस था। यह विला नॉमिनली 800 करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल फीचर्स के साथ करीब 1000 करोड़ का हो जाता है। इतनी बड़ी पेमेंट एक बार में कर देना बहुत ही अनयूजुअल था। यह लड़का कौन है? अनिकेत ने सेफ से लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी का पैकेज निकाला और राहुल के साथ बाहर आ गया। स्लीपिंग ड्रैगन विला दिखने में बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन अंदर सिक्योरिटी टीम के ऑफिसेस, डॉर्मेटरीज, कॉन्फ्रेंस रूम और हिडन ट्रेनिंग जोन्स थे। पूरी रोड पर टैक्टिकल गार्ड्स लाइंड अप थे, नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में अलर्ट खड़े। डिलीवरी गाय जो ग्रोसरी लेकर आया था, ये सब देखकर घबरा गया। उसी वक्त अनिकेत के पास कॉल आया, मिस्टर बॉबी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। उनकी स्क्रीन पर बॉबी की ID चेक की फोटो आई। उन्होंने कंफर्म किया और मैनेजर राहुल को इशारा किया, मिस्टर बॉबी बस पहुंचने वाला है। एंट्री और कॉन्फ्रंटेशन। थोड़ी देर में एक ब्लैक बेंटली फ्लाइंग स्पर मलिनर और एक पुरानी वॉल्क्सवैगन जेटा आई। दोनों गाड़ियां गेट पर रुकी। बेंटली से उतरा ड्राइवर गुस्से में आगब बोला, अबे घटिया इंसान, हमारे पीछे क्यों आया? तू जानता भी है तूने किसे इंसल्ट किया है? वो जेटा की तरफ लपका, लेकिन अनिकेत शर्मा ने उसे रोक लिया। क्या बकवास है, हटो सामने से, वो चीखा और अनिकेत को धक्का देने की कोशिश की। बॉबी अपनी गाड़ी से बाहर आया, बिल्कुल शांत। ये देखकर बेंटली वाला और भड़क गया। बॉबी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन 3 सेकंड के अंदर अनिकेत ने उसे जमीन पर पिन कर दिया। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अनऑथराइज्ड एंट्री पर आपको डिटेन किया जाएगा, अनिकेत ने सख्ती से कहा। बेंटली के पीछे से एक ब्यूटीफुल लड़की और एक ओल्डर जेंटलमैन उतरे। लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसे यहाँ सबकी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बॉबी के पास आई, उसका कंधा पकड़ने जा रही थी, लेकिन बॉबी ने सिंपल साइड स्टेप किया। लड़की का हाथ हवा में रह गया। तू तो एक कीड़ा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैनेजर राहुल ने माफी मांगते हुए स्थिति संभालने की कोशिश की। इंटरफेरेंस, तुम हमें इंटरफेरेंस बोल रहे हो? वो ओल्डर मैन चिल्लाया। अनिकेत ने फिर कहा, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, जब तक यंग मास्टर इनवाइट न करें कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोलते हो। मैं चेयरमैन यशवंत कपूर हूँ, हमारा अपॉइंटमेंट था इस प्रॉपर्टी का टूर करने का। बॉबी अब थक चुका था, भूखा भी था और अननॉयड भी। मैनेजर राहुल ने उसे रोका, यंग मास्टर अलाउ मी। गार्ड को इंस्ट्रक्शंस देकर उन्होंने बॉबी को एस्कॉर्ट करने का इशारा किया, लेकिन लड़की चुप नहीं हुई। तुम इस कीड़े को यंग मास्टर बुला रहे हो? ये मेरा घर है। ओल्ड मैन गुस्से से बॉबी की तरफ बढ़ा, लेकिन राहुल ने रोक दिया। तभी बॉबी ने फाइनली बोला, उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, तुम्हारा घर? छोटी बच्ची, डैडी की हर बात पर भरोसा मत किया कर। कमांडर अनिकेत, इस मामले की जांच करो। मैनेजर राहुल, इनको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो। मुझे भूख लगी है,
ये इंसल्ट और कमांड दोनों एक साथ थे। बॉबी ने रीगली चलना शुरू किया। पूरा एनवायरनमेंट जैसे फ्रीज हो गया हो। पीछे लड़की चीखने लगी, डैडी मुझे मेरा घर वापस दिलाओ। उसी समय पूरी प्राइवेट रोड पर मौजूद गार्ड्स ने जोर से एक साथ चिल्लाया, वेलकम होम यंग मास्टर। पूरा माहौल रेवरेंस से भर गया। मैनेजर राहुल और अनिकेत शर्मा भी इमोशन में आ गए। कपूर साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें अब समझ में आया, यंग मास्टर, ये लड़का जिसने जेटा में एंट्री की थी, वही था स्लीपिंग ड्रैगन विला का असली मालिक। मैनेजर राहुल ने फाइनल वर्ड्स बोले, मिस्टर यशवंत, मैं राहुल लाल मास्टर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, नया ठिकाना, नई शुरुआत। हाँ, बॉबी कुमार के होठों से एक हल्की सी हंसी निकली। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और हाथ को साइड में रखा ताकि उस पुराने आदत को रोका जा सके, जैसे वो अपने आदमियों का अभिवादन करने जा रहा हो। उसे उस किंगडम में बनाई अपनी फैमिली की याद आ गई। हर नागरिक उसके लिए एक फैमिली मेंबर जैसा था और वो सब उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गए थे। मैंने सोचा था ये सब पीछे छूट गया है। उसने मन ही मन सोचा और जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। हेलो एंड थैंक यू फॉर योर वेलकम। जब तक हम मेन विला तक पहुंचते हैं थोड़ा समय लगेगा, आप लोग डिस्पर्स हो जाइए। मैं लेटर सबका इंट्रोडक्शन खुद करवाऊंगा, उसने काम आवाज में कहा। उसकी आवाज में ना डर था, ना घमंड, ना झिझक। वो पूरे कॉन्फिडेंस और नोबल पोस्चर में खड़ा था। ऐसी चीजें फेक नहीं की जा सकती। सभी गार्ड सोचने लगे, ये नया मालिक किस अमीर खानदान से आया है। उसके शब्दों में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। यस यंग मास्टर, सबने एक साथ कहा। सभी एकदम डिसिप्लिन में पीछे हेडक्वार्टर्स लौट गए। यंग मास्टर, आइए अंदर चलते हैं। मैं शेफ से कहता हूँ कि आपके लिए क्विक मील तैयार करें, एक गार्ड ने रिस्पेक्ट से कहा। उसे बॉबी अच्छा लगा, भले ही उनकी उम्र में थोड़ा फर्क था। विला के कोर्टयार्ड में पहुंचते हुए गार्ड ने जगह और फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। बॉबी को एक मीटिंग रूम में बैठाया गया, जहां एक यंग वुमन चाय का सेट लेकर अंदर आई। बॉबी सीधे जाकर बैठ गया और वो लड़की ट्रेडिशनल तरीके से चाय बनाने लगी। जब उसने दूसरी कप बॉबी को दी तो वो विजिबली खुश दिखा। लड़की के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। पहली बार उसने किसी गेस्ट के लिए खुद चाय बनाई थी, वो भी नए मास्टर के लिए। उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई। वो रूम से चली गई और गार्ड बाहर खड़ा होकर अगले ऑर्डर्स का इंतजार करने लगा। करीब 15 मिनट बाद मैनेजर राहुल लाल और कमांडर अनिकेत शर्मा अंदर आए। सब कुछ रिजॉल्व हो गया, बॉबी ने सॉफ्टली पूछा। उसने नई चाय बनाई और खुद ही दोनों को कप में डालकर सर्व किया। दोनों आदमियों ने झुककर रिस्पेक्ट में सिर झुकाया। बॉबी का जेस्चर देखकर वो अंदर से हिल गए। यह तो एक बड़ी कोऑपरेशन का संकेत था। यस यंग मास्टर, हायर अप्स को अलर्ट कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है और 1 घंटे में कंक्लूजन आ जाना चाहिए, अनिकेत शर्मा ने कहा और दोनों बैठ गए। ये विला तो काफी यूनिक है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी विला के साथ पूरा स्टाफ भी मिल जाए। यूजुअली ये सब नया ओनर डिसाइड करता है, बॉबी ने कहा। दोनों ने हल्की सी उदासी के साथ स्लीपिंग ड्रैगन की हिस्ट्री बताई। बॉबी इम्प्रेस्ड था, टच्ड भी। उस आदमी से एक कनेक्शन सा महसूस हुआ जिसने ये जगह बनाई थी। विला बिल्कुल एक मॉडर्न रॉयल कैसल जैसा था, ट्रेडिशनल और लक्सुरी का परफेक्ट मिक्स। स्टाफ भी बहुत ट्रेन्ड थे। क्या यही सिस्टम का मेन मकसद था? मेरी पुरानी जिंदगी की झलक इस नई जिंदगी में दिखाना। जब कहानी खत्म हुई सब थोड़ी देर चुप रहे। मैं वादा करता हूँ कि इस जगह का पूरी रिस्पेक्ट के साथ ख्याल रखूंगा। थैंक यू। मैनेजर राहुल ने डॉक्यूमेंट्स निकाले और डेली विला के वर्किंग की बात शुरू की। अनिकेत ने कार डिलीवरी और ऑन साइट मैकेनिक्स के बारे में बताया। सब कुछ इतना अच्छा है कि लग रहा है जैसे मुझे किसी राजघराने का ताज पहनाया गया हो, बॉबी ने मजाक में कहा। यू कैन से दैट, राहुल ने हंसते हुए कहा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। यंग मास्टर, मैनेजर राहुल, कमांडर अनिकेत। लंच पीछे गार्डन में सर्व किया जा रहा है। शेफ संजीव खुद सर्विस देंगे। क्या ये वही शेफ हैं जिनका आपने जिक्र किया था? बॉबी ने पूछा और उठ खड़ा हुआ। यस, वो मास्टर शेफ हरपाल सिंह के एकमात्र डिसाइपल हैं और डेवलपर एंड के प्राइवेट शेफ भी रह चुके हैं, अनिकेत ने बताया। काफी टाइम हो गया बढ़िया खाना खाए हुए, बॉबी ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। उसका पेट फिर से भूख से गड़गड़ाया। गार्डन एकदम परफेक्ट मेंटेन्ड था, एक हिडन ओएसिस की तरह। टेबल पर सब बैठ गए और बॉबी ने अपने प्लान्स डिस्कस किए। 10 मेड्स अवेलेबल हैं और 3 हाउस मैनेजर्स भी। सिलेक्शन कब करना चाहेंगे? हफ्ते में 2 बार फुल क्लीनिंग और लॉन्ड्री के लिए कितने लोग चाहिए होंगे? बॉबी थोड़ा हेजिटेंट था परमानेंट स्टाफ रखने में, लेकिन विला का साइज देखकर उसने मान लिया। 4 मैक्स। बाकी काम के लिए हाउसकीपिंग रोबोट्स अवेलेबल हैं। सर्वेलेंस सिस्टम से भी सब मॉनिटर हो सकता है। ठीक है, सभी 13 कैंडिडेट्स को कल सुबह 10 बजे यहाँ बुलाइए। बॉबी को अच्छा लगा कि उसका प्राइवेसी और स्पेस का ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद शेफ संजीव मेहरोत्रा कई फूड कार्ट्स के साथ गार्डन में आए। वेलकम टू द स्लीपिंग ड्रैगन विला, यंग मास्टर।
मैं संजीव मेहरोत्रा हूँ, आपका पर्सनल और हेड शेफ। ये हैं मेरे बेटे विकास मेहरोत्रा और मिस प्रीति अरोड़ा। दोनों ट्रेंड हैं और हाईली एजुकेटेड भी। बॉबी को संजीव का एनर्जेटिक एटीट्यूड अच्छा लगा। उसकी नजर विकास पर पड़ी। उम्र में शायद समान थे। विकास थोड़ा क्यूरियस और कॉशियस दिख रहा था। प्रीति अरोड़ा का चेहरा स्टर्न था, लेकिन उसने प्लेजेंट स्माइल बनाई हुई थी। वो बॉबी को देखकर इम्प्रेस्ड नहीं थी। पैसे और लुक्स वाले लड़के सबसे ज्यादा खराब होते हैं, उसने मन में सोचा। मैं सब चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ। एक शेफ स्टाफ विला में रह सकता है और एक गार्ड विला में असाइंड होगा। 1 घंटा है डिसाइड करने के लिए। वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों क्विजीन्स मुझे पसंद हैं, लेकिन सुबह की पोरिज जरूरी है। मील्स टाइम पर हो और न्यूट्रिशन लूजली बैलेंस्ड हो। एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए हो तो मुझे बताइए। संजय और विकास की आंखों में एक्साइटमेंट दिखा। प्रीति थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड थी। फूड सर्व किया गया। स्टर फ्राई प्रॉन, चिकन सूप, बटर चिकन विद लच्छा पराठा, हनीड डक विद वेजिटेबल स्टर फ्राई, पनीर टिक्का, मटन बिरयानी। खुशबू से पूरा गार्डन भर गया। बॉबी ने सबसे पहले चिकन सूप लिया। परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट टेस्ट। उसका चेहरा पूरी तरह सेटिस्फाइड दिख रहा था। ईट ईट, डोंट वेस्ट शेफ्स एफर्ट्स, बॉबी ने हंसते हुए कहा। सब शेफ संजीव का दिल खुश हो गया। यही तो असली रिवॉर्ड होता है किसी शेफ के लिए। बॉबी सबसे दोस्ती से बात कर रहा था, लेकिन एक चीज पर उसने कभी बात नहीं की। फैमिली, किसी पेरेंट, दोस्त या रिश्तेदार का कोई जिक्र नहीं। सबने नोट किया कि शायद यंग मास्टर अकेले ही सब कुछ हासिल कर चुका है। प्रीति ने फिर भी बॉबी को लाइटली लिया। उसे लगा ये सब सिंपैथी गैदर करने का नाटक है। लंच के बाद मैंगो शरबत सर्व किया गया। सब कैजुअल बात कर रहे थे कि तभी बॉबी का फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से सीधा जवाब आया। मिस्टर बॉबी, मैं नीलेश बोल रहा हूँ ब्राइट एज इन्वेस्टमेंट्स से। अब हम रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रीवियस अपॉइंटमेंट कैंसिल समझिए। बॉबी के चेहरे की स्माइल एकदम डल और ठंडी हो गई। अनिकेत शर्मा ने तुरंत इस चेंज को फील किया और सराउंडिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया। राहुल थोड़ा टेंस हो गया और शेफ्स को हटने का इशारा किया। मे आई नो द रीजन फॉर दिस कैंसलेशन सर? बॉबी ने बहुत पोलाइटली पूछा। Why the fuck do I have to explain my business to you? You are no longer needed. Accept that. Welcome to the real world, bastard. बॉबी के चेहरे पर अब अलग ही एक्सप्रेशन था। चैप्टर 13। What a fucking immature brat. कॉल कट चुका था और बॉबी कुमार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ये समझने में कि उसका इंटरव्यू कैंसिल क्यों हुआ। किसी भी कॉलेज ग्रेजुएट के लिए सेकंड इंटरव्यू एक उम्मीद की किरण होती है, अपने करियर की तरफ बढ़ते रास्ते की एक छोटी सी रोशनी। बॉबी के लिए भी ये वैसा ही था। वो इस एक्सपीरियंस के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उस सड़े हुए किडनी फेलिंग रवि सिंह ने अपनी बकवास एंट्री कर दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाकर फिर से अपना काम मुस्कुराता हुआ चेहरा पहन लिया। अनिकेत शर्मा और राहुल लाल कांप गए जब उन्होंने उसे देखा। ये कैसा बाइपोलर यंग मास्टर है, दोनों ने मन में सोचा। शैल वी, बॉबी ने चेयरफुल अंदाज में कहा। वो विला की तरफ मुड़ा और कमांडर और मैनेजर चुपचाप उसके पीछे हो लिए। जैसे ही बॉबी ने पीठ घुमाई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी, जैसे वो रवि सिंह जैसे बेवकूफों से निपटने के लिए प्लान बना रहा हो। किसी को भी उसके रिटायरमेंट के सपने के बीच में आने की इजाजत नहीं थी। वो इसका हकदार था। आजकल के रिच किड्स बड़े बेकाबू हो गए हैं, है ना? बॉबी ने कैजुअली पूछा। ये सुनकर पीछे चल रहे दोनों थोड़े शॉक रह गए। जब किसी के परिवार का नाम बहुत असरदार होता है, तब वो खुद को कुछ समझने लगते हैं, मैनेजर राहुल ने जवाब दिया। वो कहना चाहता था कि बॉबी भी शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर चुप रहा। उसका यंग मास्टर तो एक सच्चा टाइकून था। बॉबी ने सिर हिलाया। वो जानता था कि फिलहाल रवि सिंह के खिलाफ कुछ बड़ा करना सही नहीं होगा। अभी उसकी फाउंडेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जो गिफ्ट उसने दिया था वो काफी था। एक हल्की सी डार्क हंसी उसके होठों पर आई। उसे बहुत मजा आया जब उसने सोचा कि रवि और वंशिका से उसे कितनी एक्सपेक्टेशंस थी। दोनों एक जैसे ही थे, घमंडी, बचकाना, बेवकूफ, ईगो से भरे हुए। अपनी हर गलती के लिए किसी और को ब्लेम करना और दूसरे की मेहनत पर ऐश करना, यही उनका तरीका था। अगर उसके पास कोई दोस्त होता और उसे ये सब बताता, तो शायद वो दोस्त उसके साथ शर्त भी लगा लेता। बॉबी ने अपनी घड़ी देखी। सूरज की रोशनी उसके पॉलिश्ड टाइटेनियम वॉच पर पड़ी और वो चमक उठा। वो अनदेखा करके अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने अंदाजा लगाया कि इस समय तक वो दोनों या तो ब्रेक डाउन में होंगे या होने वाले होंगे। जब तक वो किसी स्किल्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास नहीं जाएंगे, उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने खुद ही अपने सिस्टम में वायरस डाला है। ये वर्म एक साइबर टेररिस्ट से लिया गया था और बॉबी ने उसे एनहांस कर दिया था। वो वायरस एक फाइल में छुपा हुआ था और उसी USB में रखा था जो वो दोनों चुराना चाहते थे।
जैसे ही उन्होंने उसे अपने सिस्टम में लगाया, वो अंदर चला गया और पूरा सिस्टम खा गया। होस्ट फाइल, अब कोई रास्ता नहीं था इसे हटाने का, और अगर वो किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करेंगे वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। उनकी पूरी दुनिया कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो सकती थी। बॉबी को पता था कि उन्हें किस चीज की तलाश थी। पहली बार मौत के बाद वंशिका को उसके प्रोजेक्ट में अचानक दिलचस्पी हो गई थी। रवि और अभिजीत बहुत ज्यादा दोस्ती दिखा रहे थे। ओल्ड बॉबी ने अपने लैपटॉप को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी थी। अब प्रेजेंट बॉबी ने उनका फायदा उठाया। शायद अभी वो दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, उसने मन में सोचा और मजे लिए। इंटरनेट पर क्या क्या मिल जाता है ना। प्राइवेट रोड पर 4 कार्स की एक कॉन्वॉय तैयार थी। बॉबी और राहुल जेटा में बैठे, बाकी लोग एलीट कमांडो ब्लैक मर्सिडीज जी वेगन्स में। पासर्स बाय ने जब ये देखा तो व्हाट्सएप स्टेटसेस और लोकल चैटरूम्स में हलचल मच गई। कौन है ये? कोई फैमिली होगी? यंग एयर की पहली प्रॉपर्टी? इतनी अमीर फैमिली कौन सी है? क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? स्मार्ट बनो, मदद भेजो, गुड नेबर्स बन जाएंगे। लेकिन वो जेटा क्यों चला रहा है? प्रेस्टीज तो खराब हो गई। अरे छोड़ो, वो इंडिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी का मालिक है। हमारी टॉपिक ऑफ द डे आर मिस्टेरियस न्यू नेबर। दूसरी तरफ रवि सिंह अपने अपार्टमेंट में लौटा। चेहरा सीरियस था। उसे गरीबों जैसी जिंदगी जीने का डर सता रहा था। पापा सीरियस थे। मम्मी को भी कॉल कर लिया था कंफर्म करने के लिए। लंच के बाद वो अपने पिता और भाई के साथ कुछ बिल्डिंग्स देखने गया, मुंबई ब्रांच के लिए। हर शाइनिंग बिल्डिंग ने उसके घमंड को और फ्यूल किया। उसे फ्यूचर दिख रहा था, टेलर्ड सूट में रोल्स रॉयस से उतरते हुए। उसे सिर्फ बॉबी का थीसिस चाहिए था। उसका प्लान रेडी था, बस जल्दी से वो फाइल मिल जाए। बॉबी अभी तो बर्बाद हो चुका होगा, वो बोला और घर पहुंच गया। वंशिका, साइलेंस, कहीं नहीं थी। किचन, बेडरूम, बाथरूम, गायब। उसने कॉल किया, हाय बेबी, तुम आ गए। तू कहाँ है? हॉस्टल आना पड़ा लैपटॉप लेने। थंब ड्राइव कहाँ है? मेरे पास है। भाई अभिजीत को कुछ कॉपी करना था। रवि ने सोचा बॉबी फेल होगा और हम टॉप पर। कॉल कट किया और शॉवर चला गया। गर्ल्स हॉस्टल। वंशिका रो रही थी। उसका लैपटॉप मर चुका था। उस स्क्रीन पर एक कार्टून वॉर्म हंस रहा था। ये सब कैसे हुआ? रवि मुझे मार देगा। उसका मेकअप फैल चुका था, कपड़े बिगड़ चुके थे, बाल खींचे जा चुके थे। ब्यूटीफुल वंशिका, नोवेयर टू बी सीन। ये बॉबी की चाल है, उसने कहा। उसने बदला लिया क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। इडियट, उसे नहीं पता कि लिन शेन का परिवार मुंबई में है। वो उसे बर्बाद कर देंगे। उसने बॉबी को कॉल किया। योर नंबर हैज बीन ब्लैकलिस्टेड, हाउ डेयर यू ब्लॉक मी। उसने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। उसे रवि की याद भी नहीं रही। रवि सिंह ने शॉवर लिया, स्ट्रेस कम किया और लैपटॉप पर बैठ गया। स्क्रीन पर कार्टून वॉर्म दिखा। हार्ड रीसेट किया, कोई फायदा नहीं। वंशिका, तूने मेरे लैपटॉप का क्या किया? मुझे मत चिल्लाओ, मैंने कुछ नहीं किया। वो बॉबी है। अब दोनों ने मिलकर ब्लेम बॉबी को कर दिया। सोया हुआ सम्राट। सूरज अपने दिन का आखिरी काम निपटाकर आराम करने जा रहा था और बॉबी कुमार ने अपने आखिरी सबॉर्डिनेट को भी विदा कर दिया। अपने घर की सीढ़ियों के सामने बने मार्बल के प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर खड़े होकर वो गर्म पत्थर पर अपनी उंगलियों को हिलाते हुए सामने के नजारे को देख रहा था। विला पूरे जिले के इकलौते पहाड़ पर बना हुआ था। सामने के बाकी विला और सुविधाएं उसे खिलौनों जैसे लग रहे थे, जैसे वो उन्हें उठाकर अंदर झांक सकता है। अपने बचकाने ख्याल पर वो हल्के से मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उस जगह की ओर जो इस टूर के दौरान उसके दिल में उथल पुथल मचा गई थी। लाइमस्टोन से बनी ड्राइववे पर सूरज की आखिरी रोशनी और धीमे धीमे जल रही लैंटर्न्स का ग्लो पड़ रहा था। पत्थर पूरे दिन की गर्मी से अब भी गर्म था। बॉबी ने पीछे मुड़कर अपने एस्टेट की तरफ देखा। ये सच में शानदार था। इसका आर्किटेक्चर ट्रेडिशन, इंडियन कोर्टयार्ड स्टाइल, मॉडर्न प्लेरूम्स और अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी का मिलाजुला नमूना था। यही अब उसका घर था। ब्राउन, गोल्ड और क्रीम कलर ने इस जगह में रिचनेस और वार्मथ दोनों भर दी थी। राइट विंग में मास्टर्स कोर्टयार्ड था, इस घर के मालिक के लिए एक प्राइवेट स्पेस। इसमें विजिटर लॉन्ज, प्राइवेट बाथ स्वीट, इंडोर पूल, गार्डन, ऑफिस, जिम, ट्रेनिंग एरिया और एक छोटा किचन तक था। गेस्ट कोर्टयार्ड में 6 रूम थे, हर एक के साथ लॉन्ज और बाथ स्वीट। एक खूबसूरत गार्डन और चलने के लिए अलग पाथ भी डिजाइन किया गया था। मेन कोर्टयार्ड में फॉर्मल गेस्ट लॉन्ज, डाइनिंग एरिया, गेस्ट बाथरूम, मेन लॉन्ज और मेन किचन थे। ये सभी वाइड हॉलवेज से दूसरे विंग्स से जुड़े हुए थे। पूरा ग्राउंड फ्लोर इतना बड़ा था कि उसमें 3 बड़े कोर्टयार्ड होम्स समा सकते थे। जगह जगह पर नेचर को बड़ी खूबसूरती से इंक्लूड किया गया था। एंट्री पर ही एक पॉन्ड, लोकल प्लांट्स और घास के लॉन ने स्वागत किया। पुराने पेड़ हटाए नहीं गए बल्कि डिजाइन में ही शामिल कर लिए गए। 3 स्टोन ब्रिजेस बनाए गए थे जो तीनों कोर्टयार्ड्स को जोड़ते थे। तीनों फ्लोर थे इस हिलटॉप एस्टेट में।
फर्स्ट फ्लोर एक ओड टू होमलैंड, सेकंड फ्लोर मॉडर्न टच। दोनों साइड्स में 4-4 गाड़ियों के गराज। एक पूरा रिक्रिएशन एरिया था, मूवी थिएटर, स्पा, लॉन्च, गेमिंग एरिया और इन्फिनिटी पूल। थर्ड फ्लोर एस्टेट के आसपास की फैसिलिटीज के लिए था। यहाँ एक और किचन, बारबेक्यू एरिया, बड़ा गार्डन और एक मैनमेड लेक था। थोड़ी दूर पर बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस कोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स रूम भी थे, बॉबी और उसके पर्सनल गार्ड्स के लिए। स्टाफ के लिए एक छोटा मैनर और अपकीप के लिए अलग बिल्डिंग भी थी। लेक के पास एक बोट हाउस था जिसमें एक फिशिंग बोट और 2 जेट स्कीज रखी गई थी। लेक में लोकल मछलियां पाली जा रही थीं और उनकी संख्या बढ़ रही थी। ये तो सच में किसी राजा के लिए बना है, बॉबी कुमार ने धीरे से कहा। वो फिर से उस ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ा जिसने उसे पहले भी भावुक किया था। वो एक मॉन्यूमेंट था, एस्टेट का मेन लैंडमार्क। बीच में एक नेचुरल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बना था एक सोता हुआ गोल्डन ड्रैगन। जिस तरह विला का नाम स्लीपिंग ड्रैगन था, उसी तरह एक गोल्ड से बना स्लीपिंग पोजीशन में एक रियलिस्टिक ड्रैगन बनाया गया था जो मिनिएचर मॉडल को घेर कर सो रहा था। बॉबी धीरे से उसके पास गया। हेलो ओल्ड फ्रेंड, उसने हल्की आवाज में कहा। वो ड्रैगन की लाल गोल्ड स्केल्स को छूते ही अंदर तक कुछ महसूस करने लगा। आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। ये ड्रैगन उसी ईस्टर्न मिथ की याद दिला रहा था जहां सम्राटों के सिंबल में एक पावरफुल ड्रैगन होता था, एम्परर्स सील पर बना हुआ। बॉबी का पहला ट्रांसमाइग्रेटेड जीवन एक स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में था जहां वो एक यंग क्राउन प्रिंस था। उसने अपनी मिक्स्ड रेसेस वाली जनता को एकता और समृद्धि की ओर ले जाया था। उसी दौरान उसने अपनी फेट ड्रैगन बनाई थी। प्रॉस्पेरिटी के हर मोड़ पर वो ड्रैगन और गोल्डन होता गया। उस ड्रैगन का मतलब था उसने अपने फर्ज पूरे किए थे। वार्निंग, प्लीज रन अ फुल डायग्नोस्टिक चेक। यादों में खो जाने से बॉबी की इमोशंस अनबैलेंस्ड हो गईं और सिस्टम ने तुरंत अलर्ट किया। वार्निंग, प्लीज रन अ फुल डायग्नोस्टिक चेक। ऑल राइट, उसने जोर से कहा। वो अंदर मेन कोर्टयार्ड में गया और फॉर्मल लॉन्च में बैठ गया। वो सीट मास्टर की सामने वाली थी। उस रूम की डिजाइन उसकी एक पास्ट लाइफ की याद दिला रही थी, मेसन एम्पायर के एम्परर के दरबार जैसी। 4 ब्रोकेड सोफे और बीच में एक ड्रैगन थीम्ड गिल्टेड चेयर, बिल्कुल एक सिंहासन जैसा। बॉबी हल्के से मुस्कुराया। उसने सिस्टम को डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स देने को कहा। बॉबी कुमार। चैप्टर 15। अंधेरा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर न कोई डर था न कोई उलझन। उसे पता था कि वो कहाँ है। ये अंधेरा डरावना नहीं था, ये शांति देने वाला था। दूर कहीं 3 रोशनी चमक रही थी। वही उसकी मंजिल थी, उसके माइंड स्पेस में। बॉबी खड़ा हुआ और अपने कपड़ों की तरफ देखा। पहले वाली जीन्स और शर्ट गायब थे। अब वो नंगे पांव था, पहने हुए थे पुराने जाने पहचाने स्लैक्स और एक बिजनेस शर्ट। उसने अपना सिर छूकर महसूस किया, बाल फिर से लंबे हो गए हैं। उसने सोचा ये आसान नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। उसकी कॉन्शियंस ने उसे उसके असली शरीर में लौटा दिया था। वो आगे बढ़ा और हर कदम पर उसके पैरों के नीचे पानी की सतह में हल्का रिपल बनता गया। वो शांत झील ही उसका रास्ता थी जो रोशनी की ओर जाती थी। उसके शरीर में हल्कापन था, जाना पहचाना। यहाँ तक कि जो कमजोरी उसने पहले महसूस की थी वो भी वापस थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसकी शक्ल सूरत बदलने लगी। उसके काले बाल और लंबे हो गए। उसकी स्किन अब स्वस्थ दिख रही थी, कद थोड़ा बढ़ गया था और शरीर में ताकत झलक रही थी। वो एक सीधा सादा लड़का नहीं बल्कि एक राजसी चार्म वाला इंसान लग रहा था। उसकी काली आंखें अब हल्के एम्बर रंग की हो चुकी थीं, शिकारी जैसी नजरें, जैसे उसने कई जंगें लड़ी हों और जीत के लौटे हों। उसने फिर नीचे देखा। ब्लैक लेदर पैंट्स और एक ढीली व्हाइट कॉटन ट्यूनिक पहनी हुई थी। कपड़ों के नीचे ठंडी मेटल की टच उसकी गर्म स्किन को छू रही थी। उसने पेंडेंट की साइज पहचानी, उसके रॉयल परिवार की क्रेस्ट थी। फर्स्ट ट्रांसमाइग्रेशन। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब पहुंचा, वहाँ कुछ बिल्डिंग्स के आउटलाइंस दिखने लगे। उसी वक्त उसकी शख्सियत फिर से बदल गई। अब वो डार्क एंड एलिगेंट लुक चला गया और उसकी जगह एक शख्स आ गया। काले बाल, तेज सिल्वर आंखें और पूरा शरीर ब्लैक मेटालिक आर्मोर में ढका हुआ था। उसके हाथों पर बिजली चमक रही थी, जैसे ग्लोव्स पहन रखे हों। इस लाइफ की याद नहीं आती ज्यादा, उसने मजाक में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। सेकंड ट्रांसमाइग्रेशन। अब जैसे ही 3 पगोडास सामने आए, वो भयानक वॉरियर भी गायब हो गया। उसकी जगह एक शांत और आरामदायक रूप आ गया, वही रूप जिसमें उसने इस लाइफ में नाम कमाया था। कलरफुल स्क्रब्स और उस पर एक मोनोग्राम्ड व्हाइट डॉक्टर्स कोट। आंखें अब ब्राउन थीं। मैच्योर लेकिन प्लेफुल लुक, पेशेंट्स के लिए परफेक्ट डॉक्टर की इमेज। ये लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी। ऊपर बैठे लोग इंसानों की जिंदगी को पैसों से नापते थे। उसने कई बार उनसे भिड़ंत ली। थर्ड ट्रांसमाइग्रेशन। अगर मर्डर इलीगल न होता तो जाने कितनों को ठिकाने लगा देता। सारे ब्लडी प्रिक्स। मेरी उम्मीद है कि मेरे डिसाइपल्स में थोड़ा तो सेल्फ कंट्रोल होगा, उसने कहा। पगोडास अब काफी पास थे और उसकी डॉक्टर वाली पहचान भी पीछे छूट गई। उसका मजबूत शरीर फिर से पतला और नाजुक हो गया।
स्टारी आइज, फेयर स्किन, डिजाइनर कपड़े, पूरा प्रिटी बॉय बॉय। इस लाइफ में कई दर्दनाक यादें थीं, पर वो चलता रहा। उसे लगता था ये उसका आखिरी जीवन होगा। अगर सब ठीक रहता तो शायद वो इसी जिंदगी को चेरिश करता, चाहे उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता। पगोडास के पास पहुंचते पहुंचते हर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए मानसिक टॉर्चर बनता जा रहा था। माइंड स्पेस की सील कमजोर हो रही थी और सारी दबाई हुई यादें उस पर हमला कर रही थीं। अकेलापन किसी को भी झकझोर कर रख दे। आखिर में जब वो तीनों इमारतों के सामने पहुंचा तो वो फिर से बॉबी के रूप में था। तीनों पगोडास ऊंचे और गंभीर थे। दाईं ओर वाली बिल्डिंग 6 मंजिला, लाल रंग की और चारों ओर एक मिस्टिकल ऑरा था। लाल रंग वाइब्रेंट था, लेकिन बॉबी ने उसमें काले रंग की झलक देखी। झर है, उसने बुदबुदाया। बीच में वाला पगोडा सुनहरा पीला, ये उसकी आत्मा थी। ताकत और जज्बा यहाँ साफ नजर आता था। बाईं तरफ वाला पगोडा उसका दिमाग। रंग नीला होना चाहिए था, लेकिन काली जंजीरें उसे कसकर जकड़े हुई थीं। रंग फीका था, इमारत भी बिखर रही थी। ये सब निग्लेक्ट का असर था। उसने अपनी इमोशंस को इतने सालों से दबा कर रखा कि अब वो जहर बन चुके थे। वो धीरे धीरे बाएं वाली सीढ़ियों पर चढ़ा। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, हथेली आसमान की ओर की और मंत्रा बोलने वाला था, लेकिन रुक गया। पगोडा का एक टुकड़ा टूटकर अबिस में गिर गया। माइंड स्पेस हिल गया। उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपने लोअर डैंटियान में छुपी पावर को सर्कुलेट किया। सांसें तेज हुई, फिर धीमी। ये तब तक चलता रहा जब तक एनर्जी का जाना पहचाना प्रवाह वापस न आ गया। आ जाओ। उसके लो कमांड पर एक लाल एंग्रेव्ड मैंगनीज टैंक स्वॉर्ड उसके हाथ में प्रकट हुई, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। उसने तलवार को नीचे की ओर झुकाया और पगोडा के सामने खड़ा हो गया, शांत और गंभीर। फिर उसने जो शब्द बोले वो दिल से निकले हुए थे, विनम्र और सच्चे। आसमान के ऊपर बैठे पावर्स के लिए एक सच्चा प्रणाम। जो स्वर्ग देखता है और जो धरती सुनती है, जो हवा रास्ता दिखाती है और जो पानी बहता है, मैं हेवंस का पुत्र अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अतीत को तोड़कर वर्तमान में चलना चाहता हूँ। जब उसने ये सील बनाई थी, उसने अपनी सामान्य जिंदगी का त्याग किया था। उसके इमोशंस, रिएक्शंस सब यहाँ बंद थे। बाहर से लोग समझते थे कि वो बहुत शांत है, लेकिन वो सिर्फ एक नकाब था, जिंदा रहने का एक तरीका। जैसे ही उसने बोला, जंजीरें हिलने लगी। उसने अपनी तलवार को उठाकर शरीर के सामने रखा, फिर अपने बाएं हाथ की हथेली से तलवार की धार को धीरे से छुआ। जंजीरों की काली चमक धुंधली होने लगी। बॉबी ने एक कदम आगे बढ़ाकर हवा में तलवार से एक वर्टिकल कट मारा और फिर गंभीर मुद्रा में खड़ा हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी उसकी तलवार की ऑरा ने जंजीरों को एक एक कर तोड़ दिया। माइंड स्पेस हिल गया। जंजीरें जोर से गूंजी और फिर टूटकर अबिस में गिर गईं। पगोडा अभी भी चमकदार नहीं हुआ। वो अपने मालिक का इंतजार कर रहा था कि वो खुद के अंदर की परेशानी सुलझाए। पगोडा के दरवाजे खुल गए। बॉबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम उसके दिल की धड़कन जैसा भारी था। जब वो थ्रेशहोल्ड पर रुका तो कुछ पल के लिए रुका, फिर अंदर चला गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में से माचिस जैसी आवाज आई, फिर एक एक करके टॉर्चेस जलने लगी। कमरा अब साफ दिखने लगा। कमरे में कुछ खास नहीं था, बस लाल रंग का गलीचा, सफेद दीवारें और डार्क वुडन पिलर्स। बॉबी ने आसपास कुछ ढूंढा, कोई रास्ता, कोई इशारा, लेकिन कुछ नहीं था। दरवाजा भी अब गायब हो चुका था। ऊपर की मंजिलों तक जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी उसके सामने एक मार्बल का प्लेटफॉर्म उभरा, 3 लेवल वाला। फिर एक गिल्डेड चेयर प्रकट हुई, उस पर इंट्रिकेट डिजाइन्स बने थे। फिर उसमें एक इंसान जैसा शैडो उभरा। बॉबी कुमार ने उसके कपड़े पहचाने, ब्लू और गोल्ड का एम्ब्रॉयडर्ड टैंक सूट, उसकी माँ का गिफ्ट। जब उसने चेहरे पर नजर डाली तो उसका मन भारी हो गया। लंबे बाल, तेल चेहरा, जेंटल एनर्जी, ये था ऋषि कपूर, उसकी पहली लाइफ। हमने तो कहा था कि हम बिना पछतावे के जाएंगे। क्या हमने अपनी बात तोड़ी? उस शैडो ने 2 आवाजों में एक साथ बात की, एक स्टेडी और दूसरी सूदिंग। फिर एक 3D प्रोजेक्शन शुरू हुआ, उसके माँ पापा। बॉबी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और उनके चेहरे अपनी आंखों में भर लिए। बॉबी लड़खड़ाता हुआ उनके करीब गया, हाथ बढ़ाया जैसे उन्हें छूना चाहता हो, लेकिन वो सिर्फ एक होलोग्राम थे। फिर भी उनके चेहरे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसकी माँ ने हमेशा की तरह प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाईं, भले ही वो सिर्फ एक इल्यूजन था। तू अच्छा बच्चा था, उसने कहा। बहुत अच्छा बेटा, उसके पापा ने धीरे से जोड़ा। ऋषि फफक कर रो पड़ा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन घर आना था। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने खुद को कभी माफ नहीं किया था। तेरी कोई गलती नहीं थी, उसके पापा बोले। तू हमेशा सही करना चाहता था और तू अकेला नहीं था। हमेशा तुझे प्यार किया और आज भी करते हैं, उसकी माँ बोली। तू स्ट्रॉन्ग है, तूने हमें प्राउड किया है। बॉबी की आंखों से आंसू बहते रहे। तू अब आगे बढ़ सकता है। प्रोजेक्शन धीमे धीमे गायब हो गया। बॉबी घुटनों पर बैठ गया।
उसकी पूरी चेस्ट में भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से दबा बोझ एक साथ टूट गया हो। ऋषि की वो गिल्ट जो उसे हर ट्रांसमाइग्रेशन में अंदर से खा रही थी, अब जाकर बाहर निकली। उसी वक्त एक शांत सी गर्मी उसके चारों ओर फैलने लगी। उसके दिमाग के पगोड़ा की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगीं, एक हल्के नीले रंग में। फिर गोल्डन सील हवा में उभरी और बॉबी के माथे पर आकर सॉफ्टली समा गई। माइंड सील लिफ्टेड। सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट हैज इंटीग्रेटेड द रेमनेंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइफ। प्रोसेसिंग इमोशनल इम्प्रिंट कंप्लीट। न्यू स्किल अनलॉक्ड, अनब्रेकेबल विल लेवल 1। मेंटल स्ट्रेंथ +20। स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस +30। फिर से तीनों पगोडास दिखाई दिए। अब उनका रंग साफ और चमकदार था। लाल पगोडा से अब हल्की सी वायोलेट मिस्ट निकल रही थी। उसकी किलिंग इंटेंट अब कंट्रोल में थी। बीच वाला पगोडा आत्मा अब इतना चमकदार था जैसे खुद सूरज हो। बाईं ओर का पगोडा दिमाग अब पूरी तरह से रिस्टोर्ड था। कोई जंजीर नहीं, कोई क्रैक नहीं, बस शांत और स्थिर नीली रोशनी। बॉबी उठकर खड़ा हुआ। उसने सराउंडिंग्स को देखा और पहली बार अपने आप से शांति महसूस की। वो अपनी जगह, अपनी पहचान और अपने इमोशंस को अब स्वीकार कर चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब वो डरता नहीं था। उसने आंखें बंद की। मैं वापस आ गया। उसके वर्ड्स के साथ ही उसकी स्पिरिट बॉडी हवा में घुलने लगी। तीनों पगोडास ने एक साथ वाइब्रेशन की, जैसे अपनी मंजूरी दे रहे हों। माइंड स्पेस क्लोज्ड। बॉबी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। अब वो फिर से अपने असली शरीर में था, पर इस बार वो अलग था। उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, उसके मन में शांति थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।